ग्रेविटी ग्रेविटी ग्रेविटी। कितने टाइम से हम ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ते आ रहे हैं ना। फिर चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हो या साइंस के स्टूडेंट्स ना हो, नाइन्थ क्लास में तो आपने ग्रेविटेशन का लॉ तो पढ़ा ही होगा जो न्यूटन ने दिया था। बट क्या हम एक्चुअल में ग्रेविटी को समझ पाए हैं अब तक भी? क्या न्यूटन ने जो लॉज दिए थे वो हर जगह फिट बैठते हैं? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ग्रेविटी तो कोई फोर्स है ही नहीं। चलिए इस पॉइंट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि जैसे कि अगर आप लोगों ने पढ़ा है, दो पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक कॉमन सेंस बनता है कि हाँ, दोनों की अपोजिट पोलैरिटी है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट मास में ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन कहते हैं दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। बट आइंस्टाइन इस चीज से सहमत नहीं थे। आइंस्टाइन का बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि आखिर मास ऐसा क्या कर रहा है जिसके वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, या ऐसा क्यों होता है कि अगर जब भी हम गिरते हैं तो हम अर्थ की तरफ ही गिरते हैं? क्या हम एक्चुअल में गिर भी रहे हैं अर्थ की तरफ? खैर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बट न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटी एक फोर्स है जो दो मास के बीच में लगती है। बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ग्रेविटी कोई फोर्स है ही नहीं। आइंस्टाइन इस चीज को ऐसे समझाते हैं, आप इसको ऐसे समझो कि एक स्पेस जो है हमारा, ये स्पेस टाइम फैब्रिक है जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा मैसिव होगा, मतलब जितना ज्यादा उसके पास मास होगा, वो इस कर्वेचर को उतना ही ज्यादा क्या करेगा, बेंड करेगा। अब इसको आप ऐसे अज्यूम करो, मान लो यहाँ पर एक इस तरीके की ब्लैंकेट है और ये मेरा ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर अगर ऐसे जाएगा तो वो बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा। बट किसी इनविजिबल मास के कारण यहाँ पर इस ब्लैंकेट में इस तरीके की डेप्थ आ गई है, या कह सकते हैं कर्व आ चुका है। तो इस ऑब्जर्वर को इसको इस तरीके से ही मोशन करना पड़ेगा, मतलब उस पाथ से होकर इसको गुजरना पड़ेगा जो मास के कारण आया है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ग्रेविटी क्या है? मास के कारण स्पेस टाइम के अंदर जो कर्व बनता है उसी चीज को ग्रेविटी कहते हैं। जितना ज्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट होगा वो उस स्पेस टाइम को उतना ही ज्यादा बेंड करेगा। अब हाँ, ये एक 2D फिगर है जो हम लोग इस ब्लैंकेट का एग्जांपल लेते हैं, ऑल्दो ये पूरी तरीके से सच नहीं है। बट अभी के लिए हम इसको नॉर्मल अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए समझ सकते हैं। आगे एडवांस वीडियो में हम इसको और डिटेल में कभी बात करेंगे। बट आइंस्टाइन कहते हैं कि यार ग्रेविटेशन कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशन सिर्फ मास के वजह से होने वाला कर्व है जिसको नॉर्मली हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कभी आप देखोगे कि पेड़ से सेब नीचे गिर रहा है, तो वो पेड़ सेब नीचे नहीं गिर रहा, बल्कि वो उस कर्व पाथ को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है जो अर्थ के मास के कारण आया है। अगर अर्थ हट जाए और अर्थ का मास ना हो तो वो इस तरीके से नहीं गिरेगा जैसा वो अर्थ की तरफ गिर रहा है। बट जब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के लेवल पर, तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ने लगती है। रीजन बड़ा सिंपल सा है। टोटल 4 तरीके की फोर्स होती है हमारे नेचर में। सबसे पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम पाते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसके पीछे जो रीजन है वो है फोटॉन्स, और इसी तरीके से जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसके पीछे जो रीजन है वो है ग्लूऑन्स, और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसके पीछे जो रीजन है वो है बोसॉन्स। बट देयर इज नो ग्रेविटोन। हमें एक्सपेरिमेंटली अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला है जैसा कि ग्रेविटोन, जिसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स हो। तो इसीलिए ये अभी भी मिस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ब्लैक होल के नजदीक जा करके देखें, वहां पर भी तो ऐसा ही हो रहा है ना कि ब्लैक होल का बहुत ज्यादा मास होने के वजह से उस जो स्पेस टाइम कर्वेचर है उसमें इन्फानाइट डेंसिटी के कारण एक इन्फानाइट होल बन चुका है, जिसके कारण नॉर्मल जो भी ऑब्जेक्ट है वो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। बट जब हम आइंस्टाइन की इक्वेशन और क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशंस उस ब्लैक होल के नियर लगाने की कोशिश करते हैं, तो जो रिजल्ट मिलते हैं ना वो बिल्कुल नॉनसेंस मिलते हैं। हेंस अभी तक हम क्या ग्रेविटी को समझ पाए हैं, ये क्वेश्चन है। हाँ, आगे